प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ के लेखक हैं श्री अरविंद कुमार सिंह। यह पाठ लेखक अरविंद कुमार सिंह का एक प्रसिद्ध निबंध है। इस लेख के माध्यम से लेखक ने चिट्ठियों की विचित्र दुनिया से हमारा परिचय कराया है। इसके अलावा पत्रों का महत्व, सभ्यता के विकास में उनका योगदान, इस वैज्ञानिक युग में भी पत्रों की महत्ता, ग्रामीण जीवन में पत्रों की अतिशय महत्ता आदि का रोचक वर्णन प्रस्तुत पाठ में लेखक के द्वारा किया गया है। तो हम चलते हैं पाठ की ओर। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। यहां देखिए, अजीबोगरीब यानी विचित्र, आश्चर्यजनक, उपयोगिता, लाभदायी होने का गुण। अर्थात पत्रों की दुनिया विचित्र है, आश्चर्यजनक है और साथ ही वो बहुत महत्वपूर्ण भी है, उपयोगी भी है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। वर्तमान में संचार के बहुत से आधुनिकतम साधन हैं, लेकिन वे साधन पत्रों जैसा काम नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। संतोष यहाँ पर अर्थात संतुष्टि, एसएमएस इसे हिंदी में लघु संदेश सेवा कहा जाता है। अर्थात जो संतोष, जो संतुष्टि हमें पत्र देते हैं, वह संतोष हम फोन से बात करके या फोन या अन्य माध्यम से एसएमएस प्राप्त करके वह संतोष हमें प्राप्त नहीं होता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। सिलसिला यानी क्रम। और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। अर्थात पत्र नया क्रम शुरू करते हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, साहित्य का हो या कला का। सारे तमाम विवाद या नई घटनाओं की जड़, इन सब के मूल में पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। अर्थात दुनिया का जितना भी साहित्य रचा गया है उन सब का केंद्र पत्र रहे हैं, ऐसा लेखक का कहना है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। साथ ही साथ जिस सभ्यता के शिखर पर आज मानव जाति खड़ी है, उसमें भी पत्रों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। अर्थात चाहे कोई भी भाषा हो, सभी भाषाओं में पत्र अपना एक ही भाव रखते हैं, भले ही उसका नाम अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ीद कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये पत्रों के विविध नाम हैं अलग अलग भाषाओं में। इन्हें सभी आप याद रखिए, है ना। जैसे उर्दू में उसे खत कहा जाता है, संस्कृत में संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में उसे कागज कहा जाता है, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहा जाता है और तमिल में पत्र को कड़ित कहा जाता है।
पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। हमारी जो पुरानी यादें होती है, जो स्मृतियां होती है, उन सबको पत्र स्थायित्व देते हैं, वो सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। संदेह यानी शंका या शक। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, सीमा। तो पत्र लिखने की सबकी अपनी अपनी कला होती है और सभी का पत्र लेखन की कला का अपना क्षेत्र होता है, दायरा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। लेखक का कहना है कि संसार में रोज करोड़ों पत्र लिखे जाते हैं और अपने जिस स्थान पर उन्हें पहुंचाना होता है उस स्थानों पर पहुंचाया जाता है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। दुनिया में ही क्या, केवल भारत में ही यदि देखा जाए तो 4.5 करोड़ चिट्ठियां प्रतिदिन डाक में डाली जाती है, अर्थात पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, डाक विभाग के माध्यम से इन्हें यथास्थान पहुंचाया जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पत्रों का कितना महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। तो 1953 की बात है जब नेहरू जी ने कहा था कि पुराने जमाने में पैदल चलने वाले डाकिया का काम करते थे और वो पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। इसके पश्चात फिर डाकिया घोड़ों के माध्यम से संदेश पहुंचाते थे। हरकारे शब्द है यहाँ पर, इसको हम दूत कह सकते हैं, डाकिया कह सकते हैं। उसके बाद पहिए आए। पहिए यानी पहिए के आविष्कार। पहिए के आविष्कार से मतलब यह है कि जब यातायात के आधुनिक साधन आए तो यह संचार सेवा प्रणाली में गति आई। तेजी से एक स्थान पे से दूसरे स्थान पर डाक या पत्र पहुंचने लगे। आगे नेहरू जी कहते हैं कि रेल सेवा आई और फिर तार से भारी बदलाव आया, अर्थात संचार के साधनों में तार जब से आया तब से आम संचार के साधनों में एक तरह से क्रांति आ गई। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। सिलसिला यानी वही क्रम, अर्थात जैसे ही तार सेवा प्रारंभ हुई
तब से संचार सेवा में क्रांति आ गई। बहुत तेज गति से संवाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लगे। और अब देखा जाए तो टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार की दुनिया है ना, पूरी दुनिया को बदल रहे हैं। लेखक आगे कहता है, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी में लेखक का कहना है कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन एक कला के रूप में विकसित हुई। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। तो पिछली शताब्दी में संवादों को, पत्रों को पहुंचाने का काम डाक विभाग के द्वारा किया जाता था। इसलिए डाक विभाग में और भी सुधार किया गया, उसे दुरुस्त किया गया ताकि संदेश तेज गति से पहुंचे और इस प्रकार पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। तो एक तरह से पत्र लेखन संस्कृति विकसित हो, इसके लिए विद्यालयों के जो पाठ्यक्रम थे उसमें भी पत्र लेखन को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया ताकि जो देश की भावी पीढ़ी है उनके अंदर भी पत्र लेखन की कला विकसित हो। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। यह कार्य केवल भारत में नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया में हुआ कि स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन को सम्मिलित किया जाए। इसके साथ ही साथ जो विश्व डाक संघ था उसकी ओर से भी पत्र लेखन कला को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो विश्व डाक संघ की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रयास यह किया गया कि 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे रहे हैं, जो विद्यार्थी रहे हैं, उनके लिए एक नया क्रम उन्होंने शुरू किया। प्रतियोगिताएं आयोजित की गई पत्र लेखन के संबंध में। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आज देखा जाए तो यह सही है कि खास तौर पर जो बड़े बड़े शहर है और महानगर है, यहाँ पर संचार के साधनों में तेज विकास हुआ है। इसके साथ अन्य कारण भी है जिसके कारण पत्रों की जो आवाजाही है वह प्रभावित हुई है। आवाजाही का अर्थ होता है आना जाना। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। लेखक का कहना है कि भले ही शहरों में आज पत्रों का महत्व कम हुआ हो, लेकिन जो देहाती दुनिया है, देहाती यानी ग्रामीण, वहां आज भी चिट्ठियों का महत्व कम नहीं हुआ है। वहां आज भी संदेश पहुंचाने का महत्वपूर्ण जरिया पत्र ही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है।
पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। हम आज संचार के आधुनिकतम साधन आने के कारण यह कह सकते हैं कि चिट्ठियों का महत्व या पत्रों का महत्व कम हुआ है, क्योंकि संचार के आधुनिक साधन आ चुके हैं, जैसे फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल आदि। लेकिन फिर भी हम पत्रों के समर्थन में यह कह सकते हैं कि निजी पत्र सेवा भले ही कम हुई हो, लेकिन व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिससे कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो। यहाँ पर लेखक पत्रों का महत्व बताते हुए कह रहा है कि जहाँ तक हम पत्रों की बात करें और पत्रों की दुनिया या पत्र के इतिहास की गहराई में जाएं तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी ने पत्र नहीं लिखवाया हो। अर्थात पत्र लेखन से आज की दुनिया में कोई भी अछूता न रहा है, ऐसा लेखक का कहना है। या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। बेसब्री यानी बेचैनी। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। आज भी हमारी सीमाओं पर खड़े जवान, हमारे सैनिक, उन तक संचार का एक महत्वपूर्ण जरिया पत्र ही है। वो आज भी बेसब्री से पत्रों का इंतजार करते हैं। एक दौर था, दौर यानी समय, जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे। एक समय था जब पत्रों का बहुत महत्व था और लोग महीनों तक इंतजार करते थे कि हमारे जो पत्र भेजने वाले हैं उनका पत्र आएगा। पर अब वह बात नहीं। लेकिन अब समय परिवर्तित हुआ है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज परिवहन के साधन बहुत विकसित हो गए हैं। आज उनके कई वैकल्पिक साधन आ गए हैं और तीव्र गति से संदेश पहुंचाने के माध्यम आ चुके हैं, है ना। जैसे टेलीफोन सेवा, मोबाइल। पहले लोगों के लिए केवल संदेश पहुंचाने का इकलौता साधन चिट्ठियां ही थी, पत्र ही थे। इसलिए भी आज संचार साधनों के विकास के कारण भी पत्रों का महत्व कम हुआ है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। यहां शब्दार्थ देखिए। पुरखों यानी हमारे पूर्वज, संजोकर,
संभाल कर या इकट्ठा करके। उद्यमी यानी उद्यम करने वाला, परिश्रम करने वाला। विरासत यानी पूर्वजों से प्राप्त धन संपदा। और धरोहर यानी अमानत। तो आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों से प्राप्त विरासत को संभाल कर रखे हुए हैं। और जो भी महान लोग हुए हैं, बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, और इनके द्वारा जो पत्र रचनाएं की गई है, निश्चित रूप से वो सब आज अपने आप में अनुसंधान का विषय है, खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। यहां लेखक उदाहरण दे रहा है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनकी पुत्री, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों के माध्यम से कह रहे हैं कि यदि वो अपने संदेश अपनी पुत्री को पत्रों के माध्यम से न देकर टेलीफोन के माध्यम से देते तो आज उनके वो जो महत्वपूर्ण पत्र है वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं, जिससे आज हम या हमारे करोड़ों देशवासी प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। लेखक कहता है कि पत्र महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें हम संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे एसएमएस होते हैं उन्हें हम जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। लेखक यही कहना चाहता है कि जो संदेश होते हैं, एसएमएस होते हैं, उन्हें हम संभाल कर नहीं रख सकते हैं, और जो महान हस्तियां हुई है देश की, उनके द्वारा जो पत्र लिखे गए हैं वो देश की धरोहर है, वो हमारी अमानत है। और भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। अर्थात जिन महान हस्तियों के जो जिन्होंने पत्र लिखे हैं वो हमारे लिए अमानत है, यादगार है, धरोहर है। और इनमें सबसे पहले प्रथम श्रेणी में यदि किसी का नाम आता है तो राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए पत्र आते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। दुनिया के जितने भी संग्रहालय है वहाँ पर दुनिया के महान लोगों के पत्र एकत्रित करके रखे गए हैं, संकलित करके रखे गए हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। जिस प्रकार हम इतिहास के माध्यम से इतिहास की समकालीन परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार ये पत्र भी जो महान हस्तियों के द्वारा लिखे गए हैं ये भी हमें देश, काल और समाज को जानने समझने का हमें हमारे लिए असली पैमाना है। पैमाना शब्द यहाँ पर पैमाने का अर्थ होता है, पैमाना का अर्थ होता है मानदंड।
भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। तो भारत जब परतंत्र था और भारत को आज़ाद कराने के लिए जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उन दिनों में अंग्रेज अफसरों ने भी अपने परिवारजनों को, जो यहाँ से बहुत दूर अपने देश में रहते थे, तब उनके द्वारा जो पत्र लिखे गए वो भी आगे चलकर उन पत्रों का भी बहुत महत्व रहा है ना। वो पत्र महत्वपूर्ण पुस्तकें बन गए हैं और उन पत्रों ने ये साबित कर दिया है कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कितना मजबूत था, अर्थात वो आधारभूत रूप से कितना मजबूती लिए हुए था। आज के इस वीडियो में इतना ही। पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।